नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ में इस वीक मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ कि क्या बेलारूस रशिया का पार्ट दोबारा बनना चाहता है। तो इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। आपको पता होगा बेलारूस में अभी हाल ही में चुनाव हुए और वहाँ पे चुनाव के बाद बहुत बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट जारी हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, रबड़ बुलेट्स फायर की जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और मैं आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का इस चैनल पे फैकल्टी हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये रहे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब और ये रहे बेलारूस के 1994 से। जी हाँ, 1991 में। पहले तो मैं बता दूं कि रशिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। ये प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है 1989 से, ठीक है। और यूएसएसआर पूरी तरीके से 1991 में डिसइंटीग्रेट होकर के रशियन फेडरेशन बन जाता है। अब यूएसएसआर से कितने देश अलग हुए थे? यूएसएसआर से टोटल 15 देश अलग हुए थे, जिसमें 5 देश तो आपको सीधे मिलेंगे सेंट्रल एशिया के। ये जितने भी नए तान है ना, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये पांचों जो तान नेशन है, सेंट्रल एशियन नेशंस जिन्हें हम कहते हैं, somebody प्लीज पुट देयर नेम्स इनटू द कमेंट थ्रेड। और ये हैं हमारे बेलारूस के राष्ट्रपति जो 1994 से लगातार यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और इन्हीं के लिए अभी इलेक्शंस थे, जिसके बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस चुनाव में बहुत ज़्यादा धांधली हुई। इनका नाम है अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर और पुतिन साहब एक दूसरे के सदाबहार दोस्त हैं। पुतिन ने इनका पूरा साथ दिया है और इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है इनकी विक्ट्री पे। और इसके रीजंस भी हैं, क्योंकि दुनिया में जिस हिसाब से ऑटोक्रेटिक लीडर्स, राइट विंग के अल्ट्रा राइट विंग लीडर्स, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, उनकी फौज खड़ी होती जा रही है, तो उसमें पुतिन जैसा व्यक्ति जो 20 साल से रशिया का राष्ट्रपति है और अगले 16 साल के लिए उसने अपनी जगह फिक्स करके रखी है। आप सबको पता होगा 2000 से रशिया के राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति है, और बीच में जो ये प्रधानमंत्री बने थे तो इन्हीं का वो आदमी था जो राष्ट्रपति बना था, और वो संविधान के प्रोविजंस की वजह से ऐसा करना पड़ा था, वरना ही वॉज द मेन पावर। सो 2000 से ये लगातार राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अपने 12 साल का और कार्यकाल फिक्स करके रखा है 2024 के बाद। 2036 तक ये राष्ट्रपति रहने वाले हैं। तो ये तो चाहेंगे ही कि एक ऑटोक्रेटिक लीडर मेरे जो पड़ोस में है वही बना रहे, मेरे उससे संबंध अच्छे रहेंगे। तो ये बेलारूस का एक मैप है, आप यहाँ पे इसकी कैपिटल देख सकते हो। दिस इज द कैपिटल मिन्स्क। ये बीच का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी फॉर दिस। ये रही बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क, और ये इसके पूरे के पूरे क्षेत्र हैं। ये यहाँ का ब्रेस्ट रीजन है, ये ग्रोडनो रीजन है, आप देख सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र इस हिसाब से बचा हुआ है। और यहाँ पे ये पोलैंड है, ठीक है। अब पोलैंड और बेलारूस के बीच में क्या खासियत है, देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये रहा रशिया, ये पहले पूरा का पूरा यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। तो जब ये यूएसएसआर हुआ करता था तो ये यहाँ तक की इसकी बाउंड्री आती थी। अब पोलैंड यहाँ पे जो है ये नाटो का सदस्य है, ठीक है। तो नाटो आप सभी को पता है, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाया ही इसलिए गया था कि उस समय का जो यूएसएसआर था उससे वेस्टर्न यूरोप के देशों को जो खतरा था, तो वो अमेरिका की एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तहत सेफ थे। और ये बाल्टिक नेशंस यहाँ पे आ जाते हैं, एस्टोनिया है, लातविया है, लुथवानिया है। ये लातविया है, ठीक है, लुथवानिया, लातविया, ठीक, और इसके ऊपर एस्टोनिया। तो ये तीनों देश भी आ सकते हैं। तो जो बेलारूस है ये अभी तक नाटो का सदस्य नहीं है, और एक ये बफर स्टेट के रूप में काम करता है रशिया और पोलैंड के बीच में। क्योंकि यदि बेलारूस यहाँ पे ना हो तो रशिया और पोलैंड एक नाटो का सदस्य है, तो दोनों एक दूसरे की बाउंड्री को शेयर करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का इशू रहेगा रशिया के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट देके रखी है उन कंट्रीज़ की जो कि क्रिएट हुए हैं डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर के। तो इसमें आप ये देख सकते हो, ये रहा बेलारूस, ये छोटा सा बेलारूस आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे। और यहाँ पे तो वो पांचों देश आपको मिल ही गए जो मैंने 5 तान की बात की थी, ठीक है। तो ये 15 कंट्रीज़ बने हैं रशिया के, आई मीन टू से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। ये 15 नए देश बने, जिनमें ये 3 बाल्टिक देश बने हैं,
उसके बाद ये 5 देश यहाँ पे तान सेंट्रल एशिया के, और बाकी बचे हुए 7 देश यहाँ पे, जिसमें बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ठीक है, ये सारे देश हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए प्रेसिडेंट यहाँ के जो हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये 1994 से पावर में है। मैंने आपको बताया पिछला चुनाव जो 2015 में हुआ था उसमें ये 83% वोट्स के साथ जीते थे। अभी जो पूरा का पूरा गुस्सा चला आ रहा था लुकाशेंको की सरकार के खिलाफ, वो इसलिए था क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस पैंडेमिक में बहुत ही फेल्ड अप्रोच दिखाई स्टेट की, ठीक है। यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो सही से अवेलेबल नहीं थी, और इन्होंने उल्टे सीधे फेक क्लेम्स किए, जैसे कि इन्होंने आउटब्रेक को पूरा का पूरा डाउन प्ले किया। आपने देखा है ना अल्ट्रा राइट विंग लीडर्स की क्या फिलॉसफी होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, बोरिस जॉनसन ने क्या कहा, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, उन्होंने क्या कहा, इस पैंडमिक को पैंडमिक नहीं माना, बीमारी को बीमारी नहीं माना। इन्होंने सिटीजन्स को एडवाइस किया कि आप वोडका, रशिया वोडका बहुत फेमस है और ये पूरा बेलारूस का क्षेत्र भी वही है, और सोनाज आप खाइए और आप इस लड़ाई से लड़ सकते हैं, इस डिजीज़ से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये उल्टे सीधे क्लेम्स देने के बाद जनता में नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोग एक्चुअली में मर रहे थे। ये प्रोटेस्ट का एक सीन है, आप देख सकते हैं, एक पुलिस वाला कैप्चर किया हुआ है प्रोटेस्टर को और लेके जा रहा है डिटेन करके। अब ये हैं वहाँ की मेन अपोजिशन लीडर मैडम स्वेतलाना, ठीक है। ये 37 ईयर्स की हैं और इन्होंने ही इस बार पूरा का पूरा चुनौती देके रखा कि भाई मैं तो बदला लेकर के रहूँगी। इनके पति को दरअसल क्या हुआ था, इनके पति को ब्लॉक कर दिया गया था वोट देने से जब वो घर से अपने बाहर निकले थे, और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और ये एक मदर हैं अभी, बेसिकली शी इज़ अ होम लेडी, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभर करके आई वहाँ के एक डिक्टेटर के खिलाफ। आप सोचिए कोई देश में अगर एक व्यक्ति है जो कि 1994 से राज कर रहा है, यानी कि 26 साल से, अब 26 साल से वो नेता राज कर रहा है, और उसके खिलाफ एक लेडी, एक हाउसवाइफ और एक मदर निकल करके आती है और कहती है कि नहीं मैं तुम्हें हराऊंगी, मैं तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शी इज़ अ टीचर, ये पहले एक टीचर रह चुकी हैं और अभी ये 37 ईयर्स की हैं। इन्होंने चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। इनका सिंपली कहना है, देखिए आरोप क्या क्या लगे हैं कि रिगिंग हुई है इलेक्शंस में, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ऑब्जर्वर्स नहीं बैठाए गए थे, कि चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे तो ऑब्जर्वर्स नहीं थे। और इसके बाद क्या आरोप लगे हैं, और इसके बाद आरोप लगे हैं कि प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं हुई है इलेक्शंस की। जैसे इंडिया में आपको पता है एक फ्रेश इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी हुई है। तो इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है 324 से लेकर के 329 तक के आर्टिकल्स में, ठीक है, और ये आता है आपका 15 पार्ट में। तो ये पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ भारत में जो चुनाव होंगे वो फ्री और फेयर होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, यहाँ पे किसी की भी धांधली नहीं चलेगी। तो ऐसा बेलारूस में नहीं हुआ, इस बात के आरोप लगे हैं। तो इन्होंने इलेक्शंस के नतीजे को मानने से इनकार कर दिया है। वर्ल्ड लीडर्स के क्या रिएक्शन है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन साहब सदाबहार जो दोस्त हैं, और भाई जब मैं ऑटोक्रेटिक हूँ तो मैं ऑटोक्रेटिक नेता जो जीत करके आया है उसका सपोर्ट करूँगा ही करूँगा। इन्होंने पूरा बेलारूसियन अपने काउंटर पार्ट को विक्ट्री पे उनके बधाइयाँ दी। हालांकि इन दोनों के रिलेशंस के बीच में 2010 की यूक्रेनियन क्राइसिस के बाद से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट आ चुके हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये जो यूक्रेनियन क्राइसिस है, आपको पता है रशिया ने 2014 पे यूक्रेन में आता है क्रीमियम पेनिनसुला, ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला, इस पर कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया? क्योंकि यूक्रेन का ये हिस्सा सीधे ब्लैक सी से लगा हुआ है, और रशिया के पास देखिए प्रॉब्लम ये है, रशिया हमेशा से बढ़ना चाहता है, क्योंकि रशिया के जितने भी नदर्न पार्ट्स हैं वहाँ के जो पोर्ट होते हैं वो ठंडक में तो पूरी तरीके से फ्रीज रहते हैं। रशिया के साथ मेन प्रॉब्लम ये है। तो जो हॉट या वार्म पोर्ट उन्हें चाहिए वो उनको क्रीमिया में मिलता है। अब जब ये एनेक्सेशन हुआ था इसके बाद ही ये जो G7 अभी आप कंट्रीज सुनते हैं ना, ये पहले G8 था। तो G8 में से रशिया जब बाहर गया इस एनेक्सेशन के बाद, क्योंकि पूरे वेस्टर्न यूरोपियन ने कंडेम किया कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, तो ये G7 बन गया। हालांकि इस एनेक्सेशन के बाद व्लादिमीर पुतिन की जो पूरी की पूरी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत अच्छी हो गई थी। उनका काफ़ी पॉपुलर सपोर्ट था, 76% तक उनकी रेटिंग गई थी। इसके साथ साथ चाइना का लीडर हो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे संघाई कॉरपोरेशन वाले, मोल्डोवा, ठीक है, अजरबैजान, ये सारे पहले USSR के जो हिस्से में थे, इन्होंने भी अपनी मैसेजेस के सपोर्ट भेजे हैं कि हाँ हम आपका समर्थन करते हैं। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं पोम्पियो साहब, वो अभी पोलैंड की अपनी यात्रा पे गए थे और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पूरी नज़र बना के रखी है कि इस चुनाव में हो क्या रहा है। और इनका भी कहना है कि आप पीसफुल जो असेंबली होती है और आप फोर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली।
लेकिन जर्मन गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जर्मन की एंजेलिना मर्कल की गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि उनको इस बात के पूरे सबूत मिले हैं और बहुत ज़्यादा डाउट है कि इस चुनाव में धांधली हुई है, ठीक है, और जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं एक इलेक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उनकी पूर्ति नहीं की गई। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं अभी की, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो पब्लिश करने चाहिए, पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, और हैरेसमेंट और ये जो वायलेंट रिप्रेशन हो रहा है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यूरोप में इसकी जगह नहीं है, ठीक है। अब हम ये मैप में देखते हैं, मैं जो आपको नाटो का बताने चाह रहा था कि देखिए 1990s तक नाटो कंट्रीज़, ये जो आपके ब्लू में आपको दिख रहे हैं, और वॉर्सो पैक्ट के कंट्रीज़ जो रशिया के अंतर्गत आते थे, देखिए ये वेस्ट जर्मनी नाटो का हिस्सा था, बट ईस्ट जर्मनी वॉज द पार्ट ऑफ वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया हुआ, हंगरी हुआ, पोलैंड हुआ, पोलैंड भी जो आज नाटो का सदस्य बन गया, ये देखिए इस मैप में और इस मैप में फ़र्क देखिए, पोलैंड आज नाटो का सदस्य है, ये पहले वॉर्सो पैक्ट का सदस्य हुआ करता था। अब पोलैंड से ही सीमा साझा करता ये है बेलारूस, और अगर रशिया यहाँ पे बेलारूस ना हो तो पोलैंड के जस्ट बगल में आ जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन अभी वो उतनी ज़्यादा बाउंड्री क्लियर नहीं हुई है। ये एक बड़ा स्पेस है जो अभी भी खाली है, जो रशिया की इमीडिएट सिक्योरिटी में आता है। सो ये रशिया के लिए कंसर्न है, उसकी सिक्योरिटी को कंसर्न है और उसकी सॉवरेनिटी को भी कंसर्न है। रशिया क्या चाहता है, ये कहा गया था पहले कि पुतिन साहब चाहते थे कि हम बेलारूस को मर्ज कर लें, क्योंकि देखिए बेलारूस और रशिया दोनों में एक ही तरह की रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, दोनों में रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, दोनों में ही स्लाव कम्युनिटी, जो एथनिक रेस है इनकी, उसे हम स्लाव कहते हैं, तो वही बोलने वाले लोग हैं। रशिया और बेलारूस का जो 50% से ज़्यादा ट्रेड होता है वो रशिया के साथ होता है। बेलारूस की जो इकोनॉमी है रशिया के द्वारा दिए जाने वाले मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर चलती है, ठीक है, और पूरा का पूरा रशिया का सपोर्ट है। और बेलारूस और रशिया ने मिल करके 1998 में एक ट्रीटी भी की थी जो इनकी फ्रेंडशिप को डिटरमाइन करती है, और इन दोनों ने मिलकर एक सुप्रा नेशनल, आपने सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल है, तो इन्होंने सुप्रा नेशनल यूनियन स्टेट बना के रखा है, ठीक है, यूनियन स्टेट ऑफ बेलारूस एंड रशिया, ये इन्होंने बना के रखा है, जिससे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और बाकी चीज़ें बनी रहें। एक बफर स्टेट के रूप में ये काम करता ही करता है। 1998 में एक बात और यहाँ पे गौर करने वाली है कि 66.5% जो वोटर्स थे बेलारूस के, उन्होंने सपोर्ट किया था कि हम यूनियन ऑफ रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं 2010 में, उन्होंने एक स्पीच दी थी जब यूक्रेनियन क्राइसिस हुआ था, उन्होंने कहा वी आर बेलारूशियंस, ठीक है, हम बेलारूस के निवासी हैं, हम रशिया के निवासी नहीं हैं, वी आर बेलारूशियंस। और इन्होंने पहली बार रशियन लैंग्वेज में अपना भाषण ना देते हुए जो बेलारूस की लैंग्वेज है, एक छोटा सा मतलब उसमें डायलेक्ट का फ़र्क आ जाता है, तो इस भाषा में इन्होंने अपना भाषण दिया। हालांकि इन्होंने नेशनैलिटी और पूरा नेशनलिज्म दिखाने की कोशिश की थी, बट अभी के तो हाल इनके पक्ष में नहीं है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन से। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आपके लिए हैं, आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे वीडियो का अंत होता है। आप लगातार अपने कमेंट के पार्टिसिपेशन से एक्टिव बने रहें, आपके मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलती है। आप में से जो कोई भी कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत छोटे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप उनका जवाब दीजिए, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और कुछ अगर हम भी भूल जाते हैं तो हमें भी पता चलेगा। कोई भी गलती हो, अगर वीडियो में कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो, आप ज़रूर उसे कमेंट थ्रेड में बताइए। मेरे हिसाब से जो भी गलती होगी मैं उसे पिन करवा दूंगा, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हम गारंटी देते हैं। तो टीम पीटी के साथ आप यूं ही जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप सजेशंस में बता भी सकते हैं कि मैं कौन से वीडियोस और बनाऊं। बाकी मैं रिसेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं उन पे वीडियो लाता रहूँगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हमारी होती रहेगी, और मैं कोई भी वीडियो लाऊंगा तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह नहीं होगा कि आज अभी वो खबर बनी और मैंने उस पर 5 या 7 मिनट का वीडियो बना दिया, वो खबर को पढ़ डाला। मैं जो भी बनाऊंगा उसका हिस्ट्री से लेकर के आज तक के पर्सपेक्टिव के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें जो शुरुआत की ट्रीटी कौन सी हुई, कैसे वो अलग हुआ, दोनों के बीच में कल्चरल रिलेशंस कैसे हैं, ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, ये एक होलिस्टिक अप्रोच में ही यहाँ पे पढ़ाई होगी। सो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति पर हम आ चुके हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।